बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Here I am again with you, Class 5 English B. Today we are going to study about parts of speech. My dear students, portable document format के ज़रिए आपको English B का तमाम काम जो आपने वोकेशन में करना था वो भेज दिया गया था। आज वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि जब आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप शुरू से ही मेरे साथ पढ़ते रहे हैं, मैंने आपको 2 क्लास से 3 क्लास से इंग्लिश पढ़ानी शुरू की थी, तो उस टाइम पीरियड से लेके अब तक अगरचे हमने एक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़ास तौर पर बार बार रिपीट किए, रिवाइज़ किए, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ जाए। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो किया और इसको सीखा। ऑल्दो यू आर नाउ इन क्लास 5 and you have already learned about parts of speech, but today we are going to study again about these parts of speech. Dear students, English के अल्फ़ाबेट कभी नहीं चेंज होते, वो A to Z ही रहते हैं। और अल्फ़ाबेट सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, यानी जब हरूफ़ तहज्जी उर्दू में मिलते हैं तो उनको एक सेट बना दिया जाता है, अलिफ बे पे और बड़ी ए तक। इसी तरह जब लेटर्स A, B, C ऑनवर्ड Z तक मिलते हैं तो उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब ये अल्फ़ाबेट आगे पीछे करके इनसे हम किस तरीके से इंग्लिश में फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं, बिकॉज़ इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, बट वी हैव टू नो अबाउट दिस लैंग्वेज बिकॉज़ English is an international language, and if you want to speak in English fluently, you will have to improve yourself. So this is the first step and I hope कि आप मेरे साथ सीखेंगे, क्योंकि जो सीखने में शौक़ रखता है कामयाबी उसका मुकद्दर ज़रूर बनती है। और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने सामने तमाम पॉइंट्स जो मैंने पहले आपको बताए थे उनको रिवाइज़ करते हुए अपनी स्टेशनरी, रिलेटेड नोट्स और बाकी सारी चीज़ें अपने सामने रख ली होंगी। उसके बाद आप मेरा लेक्चर सुनने के लिए अपने रूम में अपने मदर, अपने फादर या जो भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं उनके साथ चले गए होंगे। और फिर कंसंट्रेशन और फोकस। माय डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन और फोकस उसी वक्त आता है जब आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस कभी भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा आज पार्ट हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आई होप कि आप मेरे साथ साथ इस चीज़ को जिस तरह मैं सिखाना चाह रही हूँ आप सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टुडे द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ पार्ट्स of speech. Parts of speech. Speech, what is speech? इतनी देर से जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मुख्तलिफ़ जुमलों को जोड़कर अपने गुफ्तगू बना रही हूँ, अपनी बात को बना रही हूँ, तो ये चीज़ें मेरे बोलने का हिस्सा हैं। जिस तरह उर्दू में हर लफ्ज़ किसी न किसी ग्रामेटिकली किसी न किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ग्रामर फैमिली से, कोई फ़ेल होता है, कोई इसम होता है, कोई हरूफ जार होता है। जस्ट लाइक दिस एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जितने भी यहाँ पर मैं फैमिली डिस्कस करूँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसके किसी न किसी पार्ट से उस लैंग्वेज के सेंटेंस का ताल्लुक़ होता है। How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. How many parts of speech are there?
देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जिस तरह आपके फैमिली में, फैमिली क्या होती है कि आपके ख़ानदान के तमाम लोग जो आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आप उनको फैमिली कहते हैं। तो इंग्लिश फैमिली में कितने रिश्तेदार हैं? 8। कितने हैं? 8। कीप इट इन माइंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस मैं आपसे बाय नॉक करती रहूँगी जस्ट टू मेक श्योर कि आपने मेरे लेक्चर को कितना सुना है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। तो इंग्लिश की ग्रामर के कितने रिश्तेदार हैं? 8। अब ये जो ग्रामर फैमिली है कंसिस्ट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट इज़ नाउन। नंबर 1 कौन सा आ जाता है? नाउन। नाउन की डेफिनेशन तो आप क्लास 1 और 2 से करते आ रहे हैं। और नाउन क्या होता है? इस्म, नाम। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नाम के बग़ैर हो। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली, लाहौर, बुक, पेन एट्सेट्रा। कोई भी चीज़, चाहे वो जानदार हो, चाहे बेजान हो, चाहे वो किसी इंसानी रिश्ते से ताल्लुक़ रखती हो या कोई इंसानी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वट एवर द थिंग दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम एंड नेम इज़ कॉल्ड नाउन। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। जहन में रखिएगा, आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर आपको पहले से ही ये सब चीज़ें आती हैं विद डेफिनेशन, तो अब आप इसमें और इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। द सेकेंड वन इज़ प्रोनाउन। कौन सा है सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच? प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड। एक प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह। अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। एक प्रोनाउन को नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ही, शी, इट वगैरह। मिसाल आपको मैं दे देती हूँ। सारा इज़ अ गुड गर्ल। सारा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सारा गोज़ टू स्कूल। तीनों सेंटेंसेस में एक ही बच्ची की बात हो रही है और मैं बार बार उसके नाम को रिपीट कर रही हूँ, तो ये बुरा लग रहा है। इट लुक्स अ लिटिल बिट बैड। अगर मैं ये कहूँ कि सारा इज़ अ गुड गर्ल, शी gets up early in the morning, she goes to school daily। अब मैंने सारा को पहली जगह पे इस्तेमाल करके बाकी दोनों जुमलों में ये बता दिया कि ये बात सारा के मुतल्लिक है और सारा इज़ अ गर्ल। तो गर्ल के लिए शी इस्तेमाल होता है और जो शी है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है? प्रोनाउन से, क्योंकि ये नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। अब क्लियर हुआ आपके माइंड में? बिल्कुल, शाबाश। नाउन, प्रोनाउन। द थर्ड वन इज़ वर्ब। तीसरा फैमिली मेंबर, ग्रामर की फैमिली का मेंबर कौन सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? वर्ब। वर्ब शोज़ एक्शन। वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। वर्ब में किसी काम का करना या होना दिखाई दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईट, ड्रिंक, प्ले, वॉक एट्सेट्रा। यानी हम कोई भी काम कर रहे हों तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो टीच वर्ब है, और हर वो वर्ब जो काम को ज़ाहिर करे उसकी फॉर्म्स होती हैं। अब सारे काम तो प्रेजेंट में नहीं हो जाते ना, कुछ ऐसे काम थे जो आपके माजी में हुए, कुछ ऐसे काम हैं जो आपके फ्यूचर में होंगे। तो इंसानी ज़िंदगी के वर्ब्स को कह लें या फ़ेल को कह लें, वो 3 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं।
माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, 3 पीरियड ऑफ टाइम है आपके। एक वो ज़माना जो गुज़र गया, एक वो ज़माना जिसमें आप रह रहे हैं, और तीसरा वो ज़माना जिसने अभी आना है। तो कीप इट इन माइंड माय डियर स्टूडेंट्स के वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहलाते हैं ना, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अ वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स, कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आपको आगे जाके, या आपने को पहले मैंने बता दिया है कि आपने सिंपल जो टेंस किया था हमने वो प्रेजेंट का, उसमें प्रेजेंट टेंस और फिर सिंपल पास्ट और फिर सिंपल फ्यूचर, वो तीनों टेंसेस हमने कर लिए हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंज करने के बाद हम इन तीनों फॉर्म्स को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में, क्या मैंने कहा, अगर किसी सेंटेंस में किसी भी लफ्ज़ से कोई ये बात ज़ाहिर हो रही हो कि उसमें कोई काम नज़र आ रहा हो, मिसाल के तौर पे ईट खाना, ड्रिंक, प्ले, वॉक। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं और आपको बताती चलूँ कि एक्चुअली जो वर्ब होता है उससे पहले टू लगता है। ठीक है, टू ईट, टू ड्रिंक, टू प्ले, टू वॉक वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन यहाँ पर अगर हम टू नहीं भी लगाएंगे वर्ब को ज़ाहिर करने के लिए तो भी चल जाएगा, लेकिन जहन में रखिए कि टू जो है वो इसका हिस्सा है। हम नहीं लगाते, गलत नहीं होता ये, लेकिन क्योंकि आपने इंग्लिश को सीखना है, उसकी रूट्स जाननी है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि हर बात आपके जहन में हो, क्योंकि टीचर की सिखाई हुई बात बच्चों के जहन में ज़्यादा असर डालती है। तो आपने मेरी बात को फॉलो करते हुए ये जहन में रखना है कि हमेशा ऐसा लफ्ज़ जिसमें कोई काम नज़र आ रहा है, चाहे वो खेलना है, चलना है, खाना है, सोना है, पीना है, तो ये हमारे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से होंगे? वर्ब से। तो नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। ठीक है, ये समझ में आया। और मेरा ये लेक्चर सिर्फ मेरे क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यूअर के लिए है जो ये देख रहा है वीडियो। और आई होप कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को बोलना सीखें और सही तरीके से जानना सीखें, तो ये आपके बेसिक्स में शामिल हैं। तो इसलिए इस लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि ये सबकी बेटरमेंट के लिए होगा। नंबर 4 एडवर्ब। नंबर 4 एडवर्ब। यहाँ पे हमने वर्ब से पहले क्या लगा दिया? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब एक्सप्लेन्स द मीनिंग्स ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब जो है वजाहत करता है, खुलकर बयान करता है किसको? इसमें सिफ्त के मानी को। यानी इसमें सिफ्त क्या होता है? इसमें सिफ्त होता है जो किसी की खूबी या खामी को बयान करे। अब खूबी या खामी को तो बयान कर दिया, लेकिन उसके अंदर कितनी शिद्दत है, यानी किस तरीके से काम करता है, यानी वो उसका अंदाज़ क्या है, बार बार है, आहिस्ता है, तेज़ है, इस चीज़ की वजाहत कौन करता है? एडवर्ब करता है। मिसाल के तौर पर हैप्पी एक एडजेक्टिव है, खुश होना। ठीक है, अब उसके बाद हमने ly लगा दिया तो ये हैप्पीली बन गया। अब हैप्पीली का मतलब है खुशी से। क्या मतलब है? खुशी से। खुशी एडजेक्टिव, खुशी से क्या बन गया? एडवर्ब। इसी तरह स्वीट बहुत प्यारा, मीठा, और ली लगा दिया तो क्या बन गया? एडवर्ब। स्वीट ली, स्वीट ली। नीट साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा, नीटली सफाई से। मिस्टेकन, मिस्टेकन गलती से, मिस्टेकनली, ठीक है, गलती से। मिस्टेक गलती, मिस्टेकनली गलती से। और फिर दोबारा से मैंने स्वीटली लिख दिया है, कोई बात नहीं, रेपिटेशन होनी चाहिए, होती रहती है। आप इसके अलावा कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ब्रेवली लिख सकते हैं, शार्पली लिख सकते हैं, बिजीली लिख सकते हैं। और आई होप कि आपको याद आ रहा होगा आपका क्लास 2 का, क्लास 3 का लेसन जिसमें आपने एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बनाए हुए हैं। याद आया आपको? तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब दरअसल एडजेक्टिव को सही तरीके से डिटेल्ड अंदाज में बयान करता है। तो नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, और अब आएगा नंबर 5 पर एडजेक्टिव। क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त यानी क्वालिटी को बयान करता है, किसी की खूबी या खामी को बयान करता है। एन एडजेक्टिव शोज़ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव किसी की खूबी या खामी को बयान करता है, किसी इस्म की। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड, बैड, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। ज़रूरी नहीं कि खूबी जो है वो पॉजिटिव ही हो, खामी भी हो सकती है। वो उसके मुतल्लिक कोई भी डिटेल यानी उसकी अच्छाई, बुराई, जैसे कोई भी बात जो उस नाउन से रिलेटेड हो, जो बयान करता है ग्रामर में, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां मेंबर कौन सा है? एडजेक्टिव। ओपन योर palm and try to count these parts of speech in your fingers. ये फिंगर टिप पर होने चाहिए आपके। फर्स्ट फिंगर नाउन, सेकंड फिंगर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और अब आएगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हरूफ जार, उर्दू में हरूफ जार कहते हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी में, आपके बोलने के अंदाज़ में, आपकी बात को समझाने में बहुत ज़्यादा असर होता है। प्रेपोजिशन। Prepositions clarify the meanings of a sentence. Preposition वाज़े करते हैं मतलब को किसी जुमले के। किसी जुमले के मतलब को वाज़े करने के लिए जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में अहम किरदार अदा करता है वो है preposition। मिसाल के तौर पर When I say the book is on the table, क्या मतलब हुआ कि किताब मेज़ पर है। But if I say the book is table, what will you do? किताब मेज़ है, कोई सेंटेंस नहीं हुआ। आप कहेंगे कि ये मैम ने क्या लफ्ज़ बोल दिया, क्या जुमला बोल दिया, किताब मेज़ है। इस तरह तो कोई समझ में नहीं आ रही बात। तो किसने क्लैरिफाई किया, किसने वाज़े तौर पे बयान किया? द वर्ड ऑन। ऑन मीन्स पर। तो किताब मेज़ पर है, पर हरूफ जार, ऑन हरूफ जार, एंड हरूफ जार इज़ कॉल्ड preposition in English language. So, 6th part of speech is preposition. For example, in, on, under, above, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, यानी इसके अलावा भी हो सकते हैं जो आपने पढ़े भी हैं, आपकी बुक में भी शामिल थे। नंबर 6 पे प्रपोजिशन। अब हम दोबारा से इसको काउंट करेंगे। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 प्रपोजिशन। नाउ लेट्स कम टू आवर 7th part of speech which is जी। कौन बताएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। आई होप कि आपको ये पहले से ही याद होंगे। तो preposition को अब हम उसके बाद वाले को अब हम करते हैं। तो preposition के बाद नंबर आ जाता है जनाब हमारे नंबर 7। नंबर 7 पे क्या है? कंजंक्शन। समटाइम्स आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, बट कीप इट इन माइंड मेरे साथ साथ। कंजंक्शन, CON, कन, JUNC, जंक्शन। कंजंक्शन क्या मतलब है? किसी भी जुमले को एक
जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। A conjunction joins the words, यानी लफ्ज़ों को भी जोड़ता है और जुमलों को भी जोड़ता है। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी आपके डेली लाइफ में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है और आपने जब जुमला लिखना हो तो आप क्या करेंगे? कौन कौन से हैं हमारे कंजंक्शंस? एंड, बट, और, देयरफॉर और इसके अलावा बहुत सारे। तो यहाँ पर आपके कंजंक्शंस जो हैं ये इसके अलावा भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इनका क्या काम है? आप अक्सर अपने सेंटेंसेस में जो मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और आप जैसे अभी मैंने बोला और, यानी पहले जुमले को दूसरे जुमले के साथ मैंने जोड़ दिया, कंजंक्ट कर दिया, जोड़ना। तो ये कौन कौन से अल्फाज हैं जो एक जुमले या दूसरे लफ्ज़ों को आपस में जोड़ते हैं? एंड, जैसे मैं कहूँ सबा, सना, सारा एंड नाजिया। एंड नाजिया आर गोइंग टू मार्केट। एंड क्या हो गया? कंजंक्शन, ठीक है। बट, और, देयरफॉर एटसेट्रा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो दीगर अल्फाज या जुमलों को आपस में जोड़ देता है उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। अब आ गया हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बट नॉट द लीस्ट। आपने इसको प्रैक्टिस में रखना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें माहिर नहीं होंगे और आप भूलते चले जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नंबर 8, इंटरजेक्शन। अब एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बेटा इंटरजेक्शन में एन नहीं आता। ये कंजंक्शन है, इसमें आपने एन की साउंड को जहन में रखना है। यहाँ एन की साउंड नहीं है, एन नहीं है। इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है मुझसे और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँ। इंटरजेक्शन, समटाइम्स हमारे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं उर्दू में या इंग्लिश में कि जिनका कोई मतलब नहीं होता। दे आर जस्ट आर फीलिंग्स, हमारे एहसासात होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी एक्साइटमेंट को, हमारे दर्द को, हमारे प्यार को ज़ाहिर करते हैं। तो इंटरजेक्शन इज़ वन ऑफ देम। द मेन पार्ट, द 8th पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है मैं आपको उर्दू में बता चुकी हूँ, अब फिर दोबारा बता देती हूँ कि मुंह से निकले हुए ऐसे अल्फाज जिनका बज़ाहिर तो कोई मतलब ना हो लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को ज़ाहिर करें, तो वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इंटरजेक्शन describes the sudden feelings and emotions। ठीक है, अभी जो बात मैंने आपको बताई और एग्जाम्पल इसकी क्या है वो हम अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको चोट लगी, राइट? आपके मुंह से एकदम कौन सा वर्ड निकलता है? Who will tell me? एकदम से आप जा रहे हैं और आपके पैर में चोट लग गई और आपने एकदम से आपके मुंह से कौन से? आउच, OUCH, आउच। अब मुझे ये बताइए कि इंग्लिश में आउच का क्या मतलब है या उर्दू में आउच का क्या मतलब है?
कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपकी सडन फीलिंग्स हैं। और एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि इसके आगे एक ख़ास किस्म का मैंने साइन बनाया है। ये जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं उनको तो मालूम है, लेकिन मैं बाकी व्यूअर्स के लिए भी बताती चलूँ कि दिस साइन इज़ कॉल्ड एक्सक्लामेशन साइन। और जिस वर्ड के सामने आप ये एक्सक्लामेशन साइन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। और ये आपकी फीलिंग्स को, आपके जज्बात को ज़ाहिर कर रहा है। आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी टीम बनी और क्रिकेट मैच हुआ, आप वो मैच जीत गए, तो आप क्या कहते हैं? हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, आउच, चोट लग गई, आउच, आई हैव हर्ट माई लेग, मेरी टांग पे चोट लग गई। हुर्रा, we have won the match. Oh, this is a very sad piece of news. Oh, right? और फिर wow, what an excellent performance. Wow. अब आप ये देखिए, ouch, hurrah, ओहो, वाओ एंड एट्सेट्रा। एट्सेट्रा मीन्स बहुत सारे, वगैरह वगैरह। यानी ये वो मेन वर्ड्स थे जिनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जिनके आगे कौन सा साइन लगा होता है? हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन। लुक एट हियर, एक्सक्लेमेशन साइन। इट डिनोट्स दैट इन दीज वर्ड्स सम फीलिंग्स और इमोशंस आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। यानी इन अल्फाज में कुछ इमोशंस और फीलिंग्स आपको बताई गई हैं। सो दीज वर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ लेट मी रिवाइज। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 preposition, नंबर 7 conjunction एंड नंबर 8 interjection। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा और आपने इंटरेस्ट से इसको सुना भी होगा। अब हम अपने दूसरे पार्ट्स की तरफ आते हैं, जो काम आपको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के ज़रिए भेजा गया है, जिनमें आपके कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी? जेंडर्स थे, एंटोनिम्स थे और सिनोनिम्स थे। तो अब हम उनकी तरफ चलते हैं। आपने इसको ख़ास तौर पे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज़ करना है। एंड द डे विल कम इंशाल्लाह दैट यू विल अडेप्ट योरसेल्फ एंड यू विल फील दैट यू आर फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपने उसको याद करना है, लिखना है, सेंटेंस के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम अपने दूसरे हिस्सों को कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द नोट्स which have sent to you by portable document format. The other segment is numbers. Numbers. What is numbers? Numbers क्या होते हैं? Numbers singular, plural. उर्दू में जैसे आप वाहिद जमा पढ़ते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं। अब कोई भी अकेली चीज़, वाहिद चीज़, एक चीज़ सिंगुलर कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि यहाँ पर अब इतनी स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं होती कि हम सारा कुछ लिखें। तो आपके लिए यहाँ पर जो इजी वेज़ हैं वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे और आपको मेन फीचर्स पता चल जाएं। लुक एट द बोर्ड, you can see some singulars which are the part of your portable document format which have sent to you via WhatsApp। और आई होप कि आपने इसको कॉपी डाउन कर लिया होगा। यहाँ पर कुछ सिंगुलर्स मैंने लिख दिए हैं और बाकी सिंगुलर्स जो हैं वो आपने प्लूरल के साथ याद करके कॉपी डाउन करनी हैं। अब इन सिंगुलर्स के लिखने का क्या मकसद है? लेट्स हैव अ लुक।
फ्लाई, फ्लाइज, स्काई, स्काइज, की, कीज़। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल सिंगुलर प्लूरल्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बताऊंगी कि किसके साथ आपने जस्ट एस लगाना है और किसके साथ आपने IES लगाना है। तो ये एक बहुत ही की आपके पास है कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये आपका टॉप टिप कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि इफ़ द वर्ड एट द एंड हैव वाई, ठीक है, और वाई से पहले अगर आपका वॉवल मौजूद नहीं है तो आपने प्लूरल में IES लगा देना है वाई को हटाकर। If you don't have vowel before the end of your singular and then you have y at the end of your singular, so you have to replace y with IES. So fly, flies. अब यहाँ जो y था, क्योंकि इससे पहले आपको यहाँ पर l नज़र आ रहा है और l क्या है, वॉवल नहीं है, इट इज़ कॉन्सोनेंट, और इस कॉन्सोनेंट की वजह से आपने y को IES में तब्दील कर दिया। जस्ट लाइक दिस, स्काई, SKY, स्काई, स्काई आसमान, स्काइज इसका प्लूरल। यहाँ भी y से पहले आपको K नज़र आ रहा है एंड K इज़ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट का क्या मतलब है? कॉन्सोनेंट का मतलब है वो लेटर्स जो कि वॉवल नहीं होते, और वॉवल कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। तो आपने जहन में रखना है कि कौन से वॉवल हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो वॉवल्स नहीं हैं वाई से पहले, उनको हटाकर आप IES लगा देंगे। फ्लाई, फ्लाइज, स्काई, skies. The next word is key. Look at the blackboard. My dear students, when you will see, here we have a vowel before Y. ये देखिए वॉवल कौन से हैं? A, E, I, O and U। अब आप ये देख सकते हैं कि Y से पहले E मौजूद है और हमने इसका प्लूरल बनाना है, और जब वॉवल मौजूद है y से पहले तो हमने इसको रिप्लेस किया और y को जहमत नहीं दी, बल्कि इसी के आगे हमने s का इजाफ़ा कर दिया। तो अगर आपके y से पहले वॉवल मौजूद है तो आपने IES नहीं लगाना, बल्कि खाली s लगाना है, और अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है, वॉवल मौजूद नहीं है, तो आपने y हटाकर IES लगा देना है। ये आपका वो टॉप टिप था जो मैंने आज आपको दिया, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको खाली सारे सिंगुलर प्लूरल्स लिख देती और उसको मैं पढ़ा देती तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था। आप कहते कि ये तो मेरे पास नोट्स भी मौजूद हैं। हाँ, रेपिटेशन अच्छी चीज़ है, आप बार बार पढ़ें, याद करें, लेकिन जब तक आपको उसकी मेथडोलॉजी नहीं पता होगी, उसके रूट्स नहीं पता होंगे, उसके डिस्क्रिप्शंस नहीं पता होंगी, तो रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा आप एक मेथडोलॉजी के ज़रिए, सोच के साथ और उसके तमाम फ़िक्र के साथ पढ़ा करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इंग्लिश को समझने के लिए आपका ये ज़रूरी था कि आप सिंगुलर और प्लूरल के इस फ़र्क को समझ सकें कि किस वाई के बाद एस आना है और किस वाई को हटाकर IES लगाना होता है। तो ये हमारा था की और कीज़। लेट्स कम टूवर्ड द डबल ओ। डबल ओ साउंड के साथ जो भी लेटर एंड में आता है, आप ये देखिए कि यहाँ पर फॉर इंस्टेंस मैं आपको सिखा रही हूँ ROOF, रूफ, रूफ, रूफ्स। अब एक यहाँ पर मैं और बात बताती चलूँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि आपसे शेयर करूँ ताकि आपके जहन में ये बात रह जाए, और वो बात ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रूफ एंड सीलिंग।
मेरे साथ जिन बच्चों ने पढ़ा है अब तक उनको तो ये मालूम है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं, नए देखने वाले हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी इससे एडवांटेज लेंगे। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द वर्ड रूफ एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रूफ एंड सीलिंग। माय डियर व्यूअर्स, रूफ़ और सीलिंग का फ़र्क ये है कि रूफ़ आपके जो ऊपर वाली छत है उसका आउटर पोर्शन होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। आपकी छत का जो आउटर सरफेस है जो आसमान से नज़र आ सकता है बट आपके कमरे से नहीं नज़र आता, तो उसको रूफ़ कहते हैं। ठीक है, जहाँ से आप डायरेक्ट स्काई देख सकते हैं, या आपकी छत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ आप जाते हैं लेकिन वो आपके कमरे के अंदर से नज़र नहीं आ रहा होता बराह रास्त, तो उसको रूफ़ कहते हैं। और सीलिंग किसे कहते हैं? सीलिंग उसे कहते हैं जो आपके कमरे की अंदरूनी छत होती है, जिस पे आपके फ़ैन्स लगे हुए होते हैं, ट्यूब लाइट्स लगी हुई होती हैं, आपकी खूबसूरत लाइट्स होती हैं, आपके फानूस लगे हुए होते हैं, वॉल हैंगिंग्स लगी हुई होती हैं ऊपर से, तो आपकी वो सीलिंग कहलाती है। तो देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन रूफ़ एंड सीलिंग। सीलिंग आपका इनर पार्ट होता है छत का, जिसको आप बासानी देख सकते हैं, फ़ैन्स लगा सकते हैं, ट्यूब लाइट्स लगा सकते हैं, और जो आपका रूफ़ है वो आपकी छत का आउटर सरफेस है। अब आपने क्या करना है कि ये देखना है कि डबल ओ के बाद आपने एफ़ हटा के VES लगाना है, या आपने क्या लगाना है, एस लगाना है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ROOF है। ठीक है, जहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स डबल ओ आएगा, ठीक है, डबल ओ, ठीक है, ये डबल ओ है, इसके बाद जो भी लेटर है, स्पेशली एफ़ ही आता है इसके साथ यूजुअली, तो एफ़ को आपने हटाना नहीं है बल्कि एफ़ के साथ आपने एस का इजाफ़ा कर देना है। रूफ़, रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। सिर्फ जहन में ये रखना है कि जहाँ पर एफ़ से पहले डबल ओ है आपने उसको हटाना नहीं है, उसके बाद आपने जस्ट एस लगा देना है। लुक एट द बोर्ड, रूफ़, रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। अब आपको मैं एक नया इसके साथ बताती चलूँ, यहाँ पर मैं इस वर्ड को ज़रा इरेज़ कर दूँ और इसको दोबारा राइट अप कर दूँगी, लेकिन क्योंकि कॉन्टीन्यूटी बनी हुई है और किसके साथ आपने VES लगाना है और किसके साथ। अब यहाँ पर अगर मैं LOAF, लोफ़, लोफ़ का मतलब डबल रोटी का एक पीस, ठीक है, टुकड़ा, लोफ़। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये O और A है, ठीक है, O के साथ A है, डबल O नहीं है, तो जहाँ पर O और A आएगा उसको आपने क्या तब्दील कर देना है, LOAVES। ये F हट गया, इसकी जगह क्या आ गया, ये वाला V आ गया। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। सिर्फ डबल O जहाँ पर आए लेटर F से पहले आपने उसके साथ S लगा देना है, या कोई भी लेटर आए, F आए या कोई और, लेकिन जहाँ पर O A हो तो वहाँ पर आपने जो भी F है उसको हटाकर VES लगा देना है, ठीक है। एक और मिसाल लेते चलें, जैसे कि वर्ड है हमारा थीफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F से पहले जो है वो IE है। आई थिंक आपको यहाँ से इसका अच्छा व्यू नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसी को इरेज़ करके आपको दोबारा से समझा देती हूँ। जिस तरह आप मेथडोलॉजी के साथ, फार्मूलाज के साथ मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश भी उसी तरह पढ़नी है, रट्टा नहीं लगाना। लुक एट द ब्लैक बोर्ड माई डियर व्यूअर्स, कि आपने यहाँ पर ये देखिए डैश, और डैश मैंने क्यों लगाई है कि यहाँ F से पहले IE मौजूद है, और IE को हम रिप्लेस करेंगे VES। F को ख़त्म कर दिया, ये F चला गया, किस में चेंज हो गया, VES में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि F से पहले दो अलग अलग तरह के लेटर्स मौजूद हैं। यहाँ F क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर एक तरह के O थे, इसलिए हमने F के साथ S लगा दिया। यहाँ पर F से पहले दो तरह के लेटर्स हैं,
अलहदा अलहदा, इसलिए हमने F को ज़हमत दी और उसे हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, VES। सो दिस इज़ द मैथडोलॉजी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है पार्टी, पार्टीज़। अब Y से पहले वोवल मौजूद नहीं था, Y हटा दिया तो IES, पार्टीज़। लेडी, लेडीज़। अब यहाँ इसीलिए मैंने सारे नहीं लिखे थे क्योंकि मुझे मालूम था कि वो सब नोट्स तो आपके पास मौजूद हैं और आप आसानी से उसको कर लेंगे। अब जैसे आपके पास मौजूद है वॉल, वॉल्स, ऐसे, एसेज, हाफ, हाव्स। अब यहाँ पर हाफ को आपने HALF है और उसको आपने हटा के VES लगा दिया। तो क्यों लगाया, क्योंकि हाफ से पहले दो अलग अलग तरह के लेटर्स मौजूद हैं और आपने F हटाया और VES लगा दिया। वैल्यू, वैल्यूज़, डंकी, डंकीज़। डंकीज़ के आगे S क्यों लगाया, क्योंकि Y से पहले वोवल मौजूद है, जहाँ वोवल है वहाँ पर सिर्फ S का इजाफा। अगला है लोफ, लोव्स, वैली, वैलीज़, लेडी, लेडीज़, नाइफ, नाइव्स एंड पेज, पेजेस एंड लॉट्स मोर। इसके अलावा भी बहुत से आपके सिंगुलर प्लूरल्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सारे लिखना पॉसिबल नहीं थे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके जहन में एक माइंड आपका क्लियर हो जाए कि किस Y के बाद S और किस Y के बाद IES लगना है, तो आई होप कि आपने ये फार्मूला समझ लिया होगा कि सिंगुलर प्लूरल की कन्वर्जन किस पैमाने पर, किस मेथडोलॉजी के ज़रिए की जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन genders. What is meant by genders? जिन्स, जिन्स। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया और इंसान में जिन्स की बिना पर तकसीम की गई, मर्द और औरत। ठीक है, आप किसी जगह जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ पर आपको फ़ूड कोर्ट्स मिलते हैं। फ़ूड कोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ से खाने पीने का मज़े मज़े का सामान मिलता है। तो वहाँ पर आपको बताया गया होता है कि ये मेल की क्यू है और ये फ़ीमेल की क्यू है। क्यू मीन्स कतार, यानी आपने लाइन कैसे बनाकर खड़े होना है। तो आप किसी जगह पर जाते हैं, सैनिटरी में जाते हैं, यानी आपका टॉयलेटरी सिस्टम है, तो वहाँ मेल एंड फीमेल का आपको साइन नज़र आएगा। तो हर जगह जेंडर्स की बिना पर आपको डिस्टिंक्शन नज़र आएगी। You have grown up now and you will have to learn about the genders and the difference between masculine and feminine. There are two types of genders, masculine, feminine. Masculine मर्द का यानी आदमी से मुतल्लिक, फेमिनिन औरत का यानी औरतों से मुतल्लिक। अब यहाँ पर जेंडर्स जो हैं उनके आपने फेमिनिन लिखने हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिए हैं, बाकी मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। अब जैसे आपके हैं एक्टर, एक्ट्रेस, फादर, मदर, अंकल, आंट, हॉर्स, मेयर, ड्रोन, बी, nephew, niece. My dear students, let's have a look on the pronunciation of this word nephew. Nephew भतीजा, यानी आपके अम्मी के भाई का बेटा, जो उनका क्या लगा, भतीजा। और आपकी अम्मी के भाई की बेटी, अम्मी की क्या लगी, आपकी niece. The correct pronunciation of this word is niece, not nice. Niece. Nephew, niece. Nephew, niece. Son, daughter, pupil. अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मैस्कुलिन मिलेंगे जिनका फेमिनिन भी सेम है। प्यूपिल शागिर्द। अब आपने जब तक ये मेंशन नहीं किया कि आपकी फ़ीमेल है या मेल शागिर्द है, तब तक आप नहीं बता सकेंगे कि आप किस प्यूपिल के बारे बात कर रहे हैं। सो प्यूपिल, मैस्कुलिन भी प्यूपिल और फेमिनिन भी प्यूपिल ही होगा। कज़न, कज़न आपके रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं,
आपके चचा, ताया, मामू, खाला, जो भी आपके कज़न कैसे बनते हैं, उन सब के बच्चे आपके कज़न, रिश्तेदार, कज़न, ठीक है। ये मेरी कज़न है, ये मेरा कज़न है, तो आप इस तरह सिर्फ मेरा या मेरी के ज़रिए बता सकते हैं कि इज़ इट मेल और फीमेल। रीडर क्या होता है? किसी भी मज़मून, कहानी, अखबार, रिसाला, किताब या नज़म को पढ़ने वाला। जैसे इस वक्त आप रीडर बने हुए हैं और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। रीडर कहते हैं पढ़ने वाले को, कुछ देख के पढ़ने वाले को रीडर कहते हैं। अब रीडर अगर आपने कहा तो देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के ईदर इज़ इट मैस्कुलिन और फेमिनिन। ये नहीं पता चला कि आपने मेल रीडर कहा है या फीमेल कहा है, लेकिन अगर ख़ाली आपने रीडर कह दिया है तो इट मीन्स कि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। बोथ readers are same. The other word which can be expressed at the same is friend. वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है। अब यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन ने बताया कि ये मेरा या मेरी मेल है या फीमेल है, तो फ्रेंड जो है वो दोनों में सेम कैटेगरी में यूज़ हो सकता है। जस्ट लाइक दिस, सिंगर गाना गाने वाले को कहते हैं, और यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि ये सिंगर किसके लिए कहा जा रहा है, इज़ इट मेल और फीमेल। अदरवाइज़ इसकी डिस्टिंक्शन अगर है तो ही मालूम हो सकेगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये आपके सिमिलर मैस्कुलिन फेमिनिन कहलाते हैं, यानी एक जैसे, जो कि मैस्कुलिन भी एट अ टाइम यूज़ हो सकते हैं और फेमिनिन में भी यूज़ हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। रीडर के बाद था लाइन, लाइनेस। लुक एट योर नोट्स विच हैव बीन सेंड टू यू वाया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट थ्रू आपके व्हाट्सएप। तो ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। लाइन, लाइनेस, मिस्टर, Mrs. Here you can see a dot at the end of MR. MR is the abbreviation of Mr. and same as MR you can see Mrs. on your notes. Mrs. के आगे MRS के आगे भी dot है। My dear viewers, keep it in mind when you use the word MRS या MR, ये जो abbreviations हैं, when you use these abbreviation you will have to put a full stop at the end of these abbreviation just to make sure that these would be elaborated. तो यहाँ पर जब भी आपको abbreviations नज़र आएँ तो आपने हमेशा abbreviation के बाद full stop put करना है। bull, cow, male, female, dog, bitch, fox, विक्सन, हिज, हर। ये हर है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। हिज, हर। पोएट, पोएटेस, बर्ड। जी, ये वही सिमिलर आपके मैस्कुलिन फेमिनिन आ गए जो अभी आपने पढ़े थे कि बर्ड जो है वो कोई भी बर्ड हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और मैस्कुलिन भी हो सकता है। तो यहाँ पर बर्ड अगर आप लिखेंगे तो नहीं मालूम कि आप किस बर्ड की बात कर रहे हैं, इज़ इट मेल और फीमेल, इज़ इट मैस्कुलिन और फेमिनिन। क्लर्क, पीकॉक, peahen and brother, sister. So these were the masculine, feminine, which are also called genders. ठीक है, here we have completed numbers and genders with proper authentic methodology. So another part of our grammar which is called synonyms. The correct pronunciation would be preferable. Synonyms means words opposite. अल्फाज मुतज़ाद जो हैं वो आपके synonyms कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको जो वर्ड बताया जा रहा है उसके उलट आपने लिखना है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट, मुखालिफ, बिल्कुल अलहदा। यानी अगर कोई मशरिक़ कह रहा है तो आप मगरिब कह रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड वर्ड्स opposite.
यहाँ पर क्योंकि एक तो टाइम की कमी होती है और दूसरे आपके यहाँ पर सारे वर्ड्स भी लिखे नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आपने वर्ड्स सिनोनिम्स अभी आपके यहाँ पर एंटोनिम्स हैं, ठीक है, इनको हम अभी एंटोनिम्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सिनोनिम्स की तरफ जाएंगे। तो इस सिनोनिम्स का आपने प्रोनाउंसिएशन सीख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ जो आज हम करने जा रहे हैं वो हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स वर्ड्स ऑपोजिट, सिनोनिम्स मीन्स वर्ड्स सिमिलर, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर हम वर्ड्स एंटोनिम्स करेंगे। पहले मेरा इरादा था कि मैं आपको सिनोनिम्स करवा दूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले आपको वर्ड्स ऑपोजिट करवा देते हैं। तो ये आपके वर्ड्स ऑपोजिट हैं जिनको आप एंटोनिम्स कहते हैं। ये सिनोनिम्स के ही बहन भाई एक फैमिली ही है, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। पहले आपने सिनोनिम्स पढ़ना सीखा, अब आप पढ़ेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, वर्ड्स ऑपोजिट, अलाइव, अलाइव जिंदा, डेड मुर्दा, बैड गुड, एक्टिव लेज़ी, बाय सेल, करेक्ट इनकरेक्ट, कोल्ड हॉट, क्लीन डर्टी, फेल पास, डबल सिंगल, अप डाउन। अब मैं दोबारा से आपके सामने पढ़ देती हूँ ताकि जो रह गए हैं आप अपने नोट्स ओपन कीजिए और अपने सामने नोट्स खोल के रखिए। मैं एंटोनिम्स आपके सामने पढ़ रही हूँ। अलाइव, डेड, बैड, गुड, एक्टिव, लेज़ी, बाय, सेल, करेक्ट, इनकरेक्ट, डे, नाइट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फ्रेंड, एनिमी, गिव, टेक, idle, busy, heavy, light, large, small, up, down, question। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अक्सर बच्चे जो हैं वो इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन, चे की साउंड निकलनी है, आपने टी की साउंड नहीं निकालनी। इट्स क्वेश्चन। क्वेश्चन, आंसर, कोल्ड hot, awake, sleep, careless, careful, clean, dirty, death, alive, double, single, fail, pass, hard, soft, junior, senior, sick, healthy, फूल, वाइज। ये थे आपके एंटोनिम्स। अब हम सिनोनिम्स करेंगे। ओपन योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि एंटोनिम्स आपके अल्फाज मुतज़ाद और सिनोनिम्स आपके अल्फाज मुतरादिफ। जैसे उर्दू में आप अल्फाज मुतरादिफ पढ़ते हैं, इसी तरह आप इंग्लिश में वर्ड्स सिनोनिम्स पढ़ते हैं। तो ओपन योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम गोइंग टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द सिनोनिम्स। ब्रिंग, फेच। ब्रिंग का मतलब लाना, फेच का मतलब भी लाना। कपल, पेयर, कनिंग, क्लेवर, गिव, डिलीवर, ब्रेव, बोल्ड, correct, right, friend, fellow, danger, risk, completely, fully, leave, quit, connect, link, joy, happiness, kid, child, brief, short, costly, expensive,
dirty, filthy, 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 hot, warm, bright, shiny, hard, solid, get, gain, fully, completely, hill, mountain, enemy, foe, hunt, prey, big, large. So these were the synonyms. और यहाँ पर आपने आज क्या सीखा? नंबर 1, parts of speech. There are 8 parts of speech. Now let's have a review of all the work which we have done today. नंबर 1, parts of speech थे. parts of speech कितने होते हैं? There are 8 parts of speech. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. उसके बाद हमने नंबर्स सीखे, फॉर्मूला सीखा नंबर्स का कि किस में आपने y के बाद IES लगाना है और किस में आपने y के बाद s लगाना है. यानी अगर y से वाहिद में, सिंगुलर में आपके वर्ड y से पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट मौजूद है तो आपने उसे हटाकर y को हटाकर IES लगा देना है. और अगर आपके सिंगुलर में y से पहले वॉल मौजूद हो तो आपने बिल्कुल कोई ज़हमत नहीं करनी, y के बाद s लगा देना है. और फिर OOF को किस तरह चेंज करना है और f से पहले अगर डिफरेंट लेटर्स हों तो आपने क्या करना है. इफ़ यू हैव O बिफोर सिंगुलर वर्ड and before f you see O, then you have to put just f के बाद s लगा देना है आपने. अगर आप देख रहे हैं कि f से पहले O है तो आपने प्लूरल बनाते हुए f के बाद सिर्फ s लगा देना है. और अगर आप देख रहे हैं कि f से पहले डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर आपको मिल रहे हैं तो आपने f को हटाकर VES लगा देना है. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था. और इसी तरह आपने जेंडर्स सीखे. जेंडर्स में आपने देखा कि कुछ सिमिलर मैस्कुलिन फेमिनिन मौजूद थे जिनको आप जब बोलते हैं तो मालूम नहीं होता कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे. ईदर दे आर मैस्कुलिन और दे आर फेमिनिन. तो इसी तरह आपने सीखा कि एंटोनिम्स क्या होते हैं, वर्ड्स ऑपोजिट्स. तो अलाइव, डेड एंड व्हाटएवर. तो यहाँ पर आपने देखा कि एक और चीज़ मैंने आपको समझाई कि डिफरेंस बिटवीन रूफ एंड सीलिंग. तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनको याद करना है. एक तरफ हाथ रखिए, एक तरफ खुद से अपने आप को सुनाइए. माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ. ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल दें कि वो आपको लेके बैठेंगे तो ही आपने पढ़ना है, वो आपको सिखाएंगे तो ही आपने सीखना है. आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. अगर कोई मसरूफ़ है तो आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना. हर चीज़ आपको यहाँ पर वेल डिफ़ाइंड मिल रही है. हाँ, अगर आप गाइडलाइन के लिए या आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर गाइडेंस हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी मदर मसरूफ़ हैं या वो किसी काम में बिज़ी हैं और आपके पढ़ने का वक्त हो गया है और कोई गेस्ट आ गए हैं तो आपने उनकी वजह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. ममा को, पापा को, भाई बहन जिसके साथ भी आप पढ़ते हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना. यू हैव ग्रोन अप नाउ. बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें. बी प्रैक्टिकल. आप हेल्पफुल हों. आप अपने जितने भी रिलेशंस हैं, बहन, भाई, दादी माँ,
दादा अबू, आपके फादर मदर जो भी हैं, आपको हेल्पफुल रहना चाहिए। अपनी चीज़ें समेट के रखनी चाहिए, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी वार्डरोब को, अपनी बुक रैक को आपको प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। साफ़ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए, आपके माइंड में पता हो कि आपने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से याद करना है। अगर आप ख़ुद मेहनत नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके जहन में ये चीज़ नहीं डाल सकती। याद करना, लिखना, आगे बढ़ना आपका काम है। ठीक है, आपने अगर लाइफ में कोई मकाम हासिल करना है, आपने अगर लाइफ में अपना नाम पैदा करना है, अच्छी पोजीशन हासिल करनी है, तो आपको हर लम्हे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नुकसान किसी को भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी ज़ात को नुकसान होगा। तो अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, अगर आप पुरजोश रहेंगे, अगर आप इंटरेस्ट लेकर अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडीज़ को लेके चलेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। एक दिन आएगा कि आप ख़ुद फील करेंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आप पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो बी द प्राउड ऑफ़ योर फैमिली, अपने ख़ानदान का फ़ख्र बनिए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और अगर आप घर भी बैठे हैं तो स्टे होम, स्टे एजुकेटेड, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर आपसे फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।